हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ ट्रेड साइकिल्स के बारे में। तो वीडियो में एटलीस्ट सब कुछ ही डिस्कस किया जाएगा कि ट्रेड साइकिल्स होते क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, एंड सबसे आपका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज़ फेजेस ऑफ द ट्रेड साइकिल्स। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इन दोनों पे आपको इन वीडियोस की PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू कर लेते हैं ट्रेड साइकिल्स को। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रेड साइकिल्स होता क्या है। ये एक ऐसी चीज़ है, फ्लक्चुएशंस होती है ना, जैसे मार्केट में गिरावट आ गई, एक तरफ से क्या है, तेज़ी आ गई, मंदी और तेज़ी का जो दौर होता है। लेकिन ये फेजेस 4 तरह के होते हैं, उनको आने में भी जो टाइम लगता है। ठीक है, डिप्रेशन की कंडीशन है, उसको आगे सीधा ही बूम की कंडीशन नहीं आ जाएगी। डिप्रेशन के बाद आप धीरे धीरे रिकवर करोगे, रिकवरी की कंडीशन है, फिर बूम की आएगी। बूम के बाद क्या होता है, सब कुछ फिर से नीचे की तरफ रिसेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये 4 फेजेस जो इम्पॉर्टेंट होते हैं ट्रेड साइकिल्स में। तो बहुत ज़्यादा जो मार्केट में ये बूम का आ जाना, डिप्रेशन का आ जाना, वही है आपके ट्रेड साइकिल्स। तो पढ़ लेते हैं इसको। एवरी कंट्री विटनेसेस बूम एंड डिप्रेशन पीरियडिकली। हर साल एक कंट्री में बूम या डिप्रेशन की सिचुएशन मिलती ही मिलती है। एंड डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन सब कुछ फॉल डाउन हो जाना, इसमें जो आपका प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है, प्राइजेस भी फॉल होना शुरू हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बूम की बात करें तो बूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। बूम का मतलब है तेजी आ जाना, प्रोडक्शन का राइज होना, प्राइजेस का राइज होना, और एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज का भी बढ़ना, कि आपका क्या है, रोजगार की जो स्थिति है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ये जो चेंजेस आते हैं बूम एंड डिप्रेशन के, ये साइक्लिकल होते हैं नेचर में। और इस चीज़ को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रेड या फिर बिजनेस साइकिल्स। क्लियर है, बिजनेस साइकिल्स आगे तभी भी वही सेम चीज़ है। तो rhythmic fluctuations taking place in economy at intervals in the form of boom and depression are called ट्रेड और बिजनेस साइकिल्स। तो जो भी आपकी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं इकोनॉमी में, एक रिदम की तरह आ रही हैं, एक इंटरवल्स पे आ रही हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रेड या फिर बिजनेस साइकिल्स का। तो इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड केन्स, अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड ऑफ गुड ट्रेड। गुड ट्रेड में क्या आएगा, बूम की कंडीशन, जहाँ पे प्राइजेस का राइज हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है, इसकी परसेंटेज। ठीक है, अल्टरनेटिंग विद पीरियड्स ऑफ बैड ट्रेड। बैड ट्रेड यहाँ पे कौन सी सिचुएशन हो गई, डिप्रेशन की, जिसमें आपके प्राइजेस भी कम होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, उसका परसेंटेज बढ़ती है। सेकेंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू एनाटोल मुराद, उन्होंने कहा है कि ट्रेड साइकिल्स होते हैं आर अल्टरनेशंस ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। कभी प्रोस्पेरिटी का आ जाना, मतलब बूम की कंडीशन का आ जाना, अच्छा सब कुछ है, खुशहाल है, और कभी कभी आपका डिप्रेशन का आ जाना। तो ये होता है आपके ट्रेड साइकिल्स। नेक्स्ट है टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ द ट्रेड साइकिल। तो प्रोफेसर श्यूमपीटर ने जो ट्रेड साइकिल है उसको 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट वन इज मेजर साइकिल, सेकेंड है आपकी माइनर साइकिल, एंड थर्ड वन इज वेरी लॉन्ग साइकिल्स। तो मेजर साइकिल्स कौन से होते हैं, ऐसे साइकिल जिनकी ड्यूरेशन क्या होती है, 8 से लेके 12 साल के बीच में। और दीज वर फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जगलर, इसी वजह से इसको नाम क्या दिया गया, जगलर साइकिल्स। दीज आर दी मेजर साइकिल्स जिनका टाइम पीरियड क्या होता है, ड्यूरेशन 8 साल या 12 साल होती है। सेकेंड वन इज माइनर साइकिल। माइनर क्या होंगे, मेजर से छोटे ही होंगे। इनकी ड्यूरेशन क्या होती है, 2 से लेके 5 साल के बीच में। और ये सबसे पहली बार मेंशन किए गए थे एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट किचन के द्वारा। तो वो ये किचन दूसरा मत समझ लेना, किचन उसका नेम है, देयरफॉर हैंस दे आर कॉल्ड दी किचन साइकिल्स। तो इसी वजह से इनको आप किचन साइकिल्स कहते हो। मेजर साइकिल में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, माइनर साइकिल्स होते हैं। जैसे कि हमने पीरियड इसका मान लेते हैं 1921 से लेके 1932 है, इसके बीच में ही बहुत सारे माइनर साइकिल्स भी अकर होते हैं। जैसे 1921 से लेके 24, 24 से लेके 27, 27 से लेके 32। तो 4-4 साल के आप मान लो, ठीक है, 3-3 साल के, इस तरीके से भी छोटे छोटे साइकिल्स इसमें गिने जाते हैं आपके
मेजर साइकिल्स में, उस वो छोटे छोटे साइकिल से बनता है, लेकिन माइनर साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है 2 से लेके 5 साल के बीच में। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज वेरी लॉन्ग साइकिल्स, बहुत ज़्यादा लंबे साइकिल्स की बात की गई है। ये बहुत ही मतलब कॉन्टीन्यूसली लंबे लंबे समय तक ये चलते रहते हैं। दीज आर प्लॉन्ग साइकिल्स, मतलब कॉन्टीन्यूसली लंबे समय के लिए चलते हैं। इनकी ड्यूरेशन क्या होती है 50 से लेके 60 साल के बीच में। और सबसे पहले ये रेफर किसने किए थे, बाय रशियन इकोनॉमिस्ट काउंड्रेटिव, हैंस इसको नाम क्या दिया गया, काउंड्रेटिव साइकिल्स। क्लियर है, वेरी लॉन्ग साइकिल्स की बात की गई है। तो एक वेरी लॉन्ग साइकिल्स में क्या हो सकता है, मेजर साइकिल्स भी हो सकते हैं और माइनर साइकिल्स भी हो सकते हैं, छोटे वाले भी और बड़े वाले जो थोड़े से हैं मेजर साइकिल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ द ट्रेड साइकिल्स। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है बात करते हैं फेजेस ऑफ द ट्रेड साइकिल। किस किस तरीके से आपका ट्रेड साइकिल काम करता है, क्या उसके फेजेस हैं। तो शूमपीटर ने ही दिए हैं, ट्रेड साइकिल्स के 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज है आपका एक्सपेंशन एंड बूम, सेकेंड फेज इज रिसेशन, थर्ड वन इज डिप्रेशन। डिप्रेशन की अलग अलग ये नेम दिए गए हैं, ट्रफ कह देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं। जैसे अपना फर्स्ट है ना प्रोस्पेरिटी कह दो, उसको एक्सपेंशन कह दो, बूम कह दो। फोर्थ वन इज द रिकवरी साइकिल। तो ये आपका एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, ये आपकी आउटपुट दे रखी है। और ये जो लाइन होती है ये इक्वलिटी की लाइन होती है, जो बिल्कुल स्टेबल चल रही इकॉनमी। लेकिन आपकी इकॉनमी कभी भी स्टेबल नहीं चलती, फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होती, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट की लाइन है। क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर की तरफ ये चल रही है, ये है आपकी बूम की कंडीशन। सब कुछ क्या है, बढ़ता जा रहा है। बूम हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा, इकॉनमी कभी कभी क्या है फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, रिसेशन का। रिसेशन होते होते क्या होता है कि हमारी इकॉनमी बिल्कुल ही नीचे पहुंच जाती है। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड दी डिप्रेशन सिचुएशन, जो बी पॉइंट पे देखने को मिल रही है। अब इकॉनमी हमेशा के लिए डिप्रेशन की सिचुएशन भी नहीं रहेगी, उसका मतलब ये अब रिकवर करना शुरू कर देगी, और उसको फेज को नाम क्या देते हैं, रिकवरी का। रिकवरी के बाद दोबारा से आपकी इकॉनमी कहाँ पर आ जाएगी, बूम पे, और बूम के बाद ऐसे ही ये साइकिल क्या है, चलता ही रहेगा। तो दिस इज योर ट्रेड साइकिल्स। बूम से स्टार्ट किया है, उसके बाद रिसेशन आई, डिप्रेशन, एंड देन योर रिकवरी, एंड देन अगेन द बूम। तो इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आपका है एक्सपेंशन और बूम वाला साइकिल। ये फेज जो ट्रेड साइकिल का है, इसको बेस्ट स्टेज माना जाता है प्रोस्पेरिटी का। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमेशा हर एक कंट्री इसी स्टेज पे रहना चाहती है जहाँ पे प्रोस्पेरिटी है, एक्सपेंशन है, बूम है। हर कंट्री यही स्टेज को अटेन करना चाहती है। इस फेज में क्या होता है, द हेक्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गो ऑन, कि मतलब आपके जो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इकॉनमी पूरे तरीके से बिजी हो रखी है, सारा कुछ अच्छा चल रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ करवा पा रहे हैं। अब मेन फीचर्स क्या है इस फेज़ के, फर्स्ट वन इज इनकम एंड प्रोडक्शन इज़ द मैक्सिमम। इनकम भी मैक्सिमम होगी, प्रोडक्शन का लेवल भी अच्छा होगा, मैक्सिमम होगा। लेवल है जो इनकम का बहुत ज़्यादा हाई रहता है इसमें, क्योंकि मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर का हमने जो पढ़ा था, इंटरेक्शन होने की वजह से जब भी हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका हमें क्या मिलता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से इनकम बहुत ज़्यादा मैनी टाइम्स उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। तो यही वो सिचुएशन होती है। सेकेंड वन इज़ द इकॉनमी रीचेज फुल एम्प्लॉयमेंट। इकॉनमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल तक पहुंच पाती है और इसमें कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। अनएम्प्लॉयमेंट को वो क्या कर देती है, रिमूव कर देती है और फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच जाती है। इस स्टेज के बाद भी, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी इकॉनमी एक्सपीरियंस करती है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, जिस वजह से प्राइसेस और लोगों के जो वेजेस हैं वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड वन इज प्राइसेस क्या है, इसमें ज़्यादा होते हैं, बूम की सिचुएशन पढ़ रहे हैं हम लोग। फोर्थ इज वेजेस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेंट है, कोई टैक्सेस है, ये भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। लेकिन इन सभी का जो इंक्रीज है वो प्राइजेस से ज़्यादा नहीं होता। सबसे ज़्यादा क्या बढ़ते हैं, प्राइजेस बढ़ते हैं। और प्राइजेस बढ़ने की वजह से जो रियल वेजेस होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। अच्छा, रियल वेजेस क्या होता है, जो हम इन्फ्लेशन के दौर में देखते हैं। अब हमने उस पर्सन की वेजेस तो बढ़ा दी, मान लो 500 थी, उसकी हमने 700 कर दी, लेकिन मार्केट में प्राइस ही इतना ज़्यादा चल रहा है कि पहले
पहले 500 का सामान जो वो खरीदा था, अब वो 700 का भी उतना ही खरीद पा रहा है। उसकी जो बास्केट है, बास्केट ऑफ कॉमोडिटीज़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मतलब उसकी रियल वेजेस में कोई अंतर नहीं होता है प्राइजेस के बढ़ने से। उसकी वेजेस ज़रूर बढ़ जाती है, मॉनेटरी वैल्यू ज़रूर बढ़ जाती है, लेकिन रियल वैल्यू है जो वो नहीं बढ़ पाती। नेक्स्ट थिंग है आपका, because of the relatively more increase in prices than the cost of production, profit rises very high। cost of production आपकी कम है लेकिन prices आपका क्या है, ज़्यादा है, जिस वजह से क्या होते हैं, profits बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जो प्रॉफिट में राइज है तो देखो क्या होगा, इन्वेस्टर को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, अब वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो आगे चल के भी उसको एक्सपेक्टेशंस क्या होगी कि प्रॉफिट आगे चल के बढ़ेगा ही। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ देयर रिमेनिंग हाई लीड टू राइज इन द प्राइसेस ऑफ शेयर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं, फिर वो सोचता है कि आगे चल के मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अंडर कंडीशन ऑफ द प्रोस्पेरिटी ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर बिकम्स ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी हो जाते हैं, अच्छा दौर चल रहा है उनके लिए, सारी की सारी वो सभी तरीके की प्रोडक्टिव एक्टिविटी, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी सब कुछ ग्रो करना शुरू कर दिया जाता है। एज अ रिजल्ट देयर इज मोर इन्वेस्टमेंट, जिस वजह से क्या होती है, निवेश ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट इज बैंक परस्यू लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। अब बैंक्स क्या करते हैं, सभी को लोन देना स्टार्ट कर देते हैं, सभी को क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं, भले उनको कस्टमर का ये पता हो ना पता, मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रखते, वो लिबरल पॉलिसी को अप्लाई करते हैं, जिस वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है मशीन्स में, फैक्ट्री बिल्डिंग्स में, और जिस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। अंडर द कंडीशन ऑफ प्रोस्पेरिटी producers expand economic activities by stimulating demand for the consumption goods and rise in the price level। prosperity की कंडीशन में producers अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से वो लोग डिमांड करते हैं कंजप्शन की गुड्स को, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, दैट मीन्स प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, प्राइस लेवल में राइज आता है। एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर राइज, खर्चा है जो कंज्यूमर्स का बढ़ जाता है, जिस वजह से डिमांड भी बढ़ जाती है। लास्ट कंडीशन इज अंडर द कंडीशन ऑफ प्रोस्पेरिटी द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन कॉन्टिन्यूज टू बी क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब तेजी से बढ़ती जाती है, एंड सेल्फ सस्टेन टिल द इकोनॉमी रीचेज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और तब तक ये चलती है जब तक आपकी इकोनॉमी प्रोडक्शन के हाईएस्ट लेवल तक नहीं पहुंच जाती, मतलब बूम तक नहीं पहुंच जाती। ये सिचुएशन कौन सी होती है, बूम की सिचुएशन क्या थी, फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर थी ना, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट था, बूम की सिचुएशन यहाँ पे थी। बूम की सिचुएशन तक नहीं पहुंच जाती तब तक इकोनॉमी चलती है ऐसे, और यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की, क्लियर है, और साथ ही में इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं, इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी देखने को मिलती है। तो ये था आपका फीचर्स ऑफ द एक्सपेंशन और बूम। सेकेंड वन इज रिसेशन। Under the phase of prosperity, the entrepreneurs make investment in certain ventures which do not prove to be profitable। हमने पढ़ा कि बूम में जो इन्वेस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी प्रॉफिट कमाएं ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो प्रोस्पेरिटी के फेज़ में एंटरप्रेन्योर्स ने इन्वेस्ट तो किया अलग अलग बिजनेसेस पे, अलग अलग वेंचर्स पे, लेकिन उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो वो अपनी सिचुएशन को लेके चल रहे थे, ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर था उनका, वो कहाँ पे बदल जाएगा, निराशावादी में वो पहुंच जाएंगे पेसिमिज्म पे। तो इन्वेस्टमेंट शोज द साइन ऑफ डिक्लाइन, जिस वजह से वो निवेश करना नहीं चाहेंगे। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या होगा, वो अपने एंटरप्राइजेस को क्लोज करके निकल जाएंगे, जिस वजह से अब बच्चे देखो, उन्होंने अपना बिजनेस खोला था, कंपनी खोली थी, इन्वेस्ट करने की कोशिश की, वहाँ पे उन्होंने लोगों को भी रखा होगा, तो अब जब उन्होंने क्लोज डाउन नहीं कर दिया तो क्या होगा, लोगों को निकाल देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, और लोगों की जो इनकम है वो भी तो कम हो जाएगी ना। अब उन लोगों को इनकम ही नहीं कहीं से मिल रही, तो वो भी कम हो जाएगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बियॉन्ड द स्टेज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज फॉलोड बाय। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ऊपर की कंडीशन पे जाना चाहते हैं, तो कोई भी अगर निवेश करेंगे उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस है, बाकी सारे जो खर्चे हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली प्राइस राइज। अब ये देखो प्राइस बढ़ गया, बूम की सिचुएशन में ही देखा था ना हमने कि प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, डिमांड लोग कम कर देंगे। तो ये भी तो एक कंडीशन होती है, प्राइस राइज कॉजिंग फॉल इन द डिमांड। अब डिमांड में फॉल आ गया तो लोग मतलब क्या है, खरीदना नहीं चाहते,
ठीक है। द फर्म्स टू सेल देयर स्टॉक्स एज रिड्यूस प्राइस। अब फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे ना, प्राइजेस के राइज होने थे, अब स्टॉक तो उनका खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, खरीदा नहीं जा रहा, तो वो क्या कर देंगे, प्राइजेस को कम कर देंगे ताकि उनका स्टॉक बिक सके, जिस वजह से हम लोग कहाँ पे पहुंच जाएंगे, रिसेशन की सिचुएशन में, बूम से कहाँ आ जाएंगे, रिसेशन पे नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज द कंडीशन ऑफ रिसेशन। इस फेज में डिक्लाइन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। इस फेज के क्या है, मेन फीचर्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज देयर इज फॉल इन द इनकम एंड आउटपुट। इनकम में भी फॉल आएगा, आउटपुट में भी फॉल आएगा। वर्कर्स आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा क्योंकि एंटरप्राइजेस ने अपनी मार्केट को बंद कर दिया। थर्ड वन इज प्राइजेस बिगिन टू फॉल। प्राइजेस कम होना शुरू हो जाएंगे, वेजेस कम होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज प्रॉफिट भी कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। देयर इज नो बोरोइंग डिस्पाइट फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। भले रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहा हो लेकिन कोई भी नई बोरोइंग इस सिचुएशन में नहीं की जा रही। देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट में भी क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। फॉल इन इन्वेस्टमेंट सेट इन मोशन। सब कुछ बच्चे देखो फॉल डाउन होना शुरू हो गया, इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हो गई क्योंकि अब क्या हो गया, रिवर्स एक्शन चल गया मल्टीप्लायर का, जिसको हम लोग बैकवर्ड एक्शन भी कहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इनकम फॉल्स मेनी टाइम्स मोर देन द डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कम कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, इनकम में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द मल्टीप्लायर। डिमांड है जो कंज्यूमर की बहुत सारी गुड्स को लेके, वो भी फॉल डाउन हो जाएगी। देयर इज शार्प डिक्लाइन इन द स्टॉक ऑफ गुड्स में भी कमी आ जाएगी। देयर इज अ फीलिंग ऑफ डाउट एंड फियर अमंग द पीपल। दे टर्न पेसिमिस्टिक एंड शेयर प्राइजेस ऑल्सो फॉल। तो सब कुछ निराशावादी वाली सिचुएशन आना स्टार्ट हो जाएगी, इकोनॉमी में सब कुछ नीचे आना शुरू हो गया है। एंड थर्ड वन कहाँ पे पहुंच जाएंगे फिर हम, सब कुछ नीचे आना स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग है ये नीचे आने की, कंडीशन पे पहुंच गए डिप्रेशन की या फिर कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन। Once the process of recession start, it becomes almost difficult to stop the rot. इसका मतलब जब भी कंडीशन रिसेशन की शुरू हुई उसको कहीं पे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके डिके को रोक पाना। सो इट गोज ऑन गैदरिंग मोमेंटम, उसको मोमेंटम मिलती रहती है, सारी इकोनॉमी नीचे आना शुरू हो जाती है और हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, होपलेस डिप्रेशन की कंडीशन पे। कॉन्सिक्वेंटली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें डिप्रेशन आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन आ जाएगी। लेवल है जो आउटपुट का, एम्प्लॉयमेंट का, वो बहुत एक्सट्रीमली लो पे चला जाएगा। हैवी फॉल आएगा प्राइजेस में, वेजेस में। जो प्राइजेस हैं गुड्स की बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हो जाएगी, मच मोर देन द वेजेस एंड इंटरेस्ट। उसमें क्या था राजे, बूम में प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो जाएंगे, मच मोर देन द वेजेस एंड इंटरेस्ट। इसमें भी यही है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हो जाएंगे, वेजेस इंटरेस्ट भी फॉल हो रहा है लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा फॉल डाउन होंगे, जिस वजह से लॉस होगा एंटरप्रेन्योर्स को, ट्रेडर्स को। वर्कर्स हैं उनको भी हिट एडवर्सली होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इकोनॉमी के, आउट ऑफ द गियर चले जाएंगे। हैवी फॉल आएगा प्रॉफिट्स में, जिस वजह से लोग नई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहेंगे। ऑल दो द रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा लेकिन तभी भी कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, एज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फॉल्स मोर देन द प्रोपोर्शनेट फॉल इन द एमपीसी। एमईसी ज़्यादा फॉल डाउन हो गया है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इसका मतलब हम लोग नया निवेश नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है हमारी, कम है। डिप्रेशन की सिचुएशन में जो प्राइजेस हैं रॉ मटेरियल्स के, वो भी ज़्यादा फॉल डाउन करेंगे, मतलब प्राइसेस में बहुत फॉल डाउन आ रहा है, मोर देन द प्राइजेस ऑफ द फिनिश्ड गुड। इकोनॉमिक जो कंडीशन है फार्मर्स की एंड प्रोड्यूसर्स की, रॉ मटेरियल वाली, वो कहाँ चली जाएगी, वॉर्स पे चली जाएगी, बहुत बुरी सिचुएशन पे वो लोग आ जाएंगे। ये सब कुछ हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द रिवर्स एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेरेटर, जिस वजह से इनकम में भी फॉल डाउन आएगा। तो ये सारा कुछ फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। शेयर प्राइसेस भी रैपिडली फॉल होना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज भाग जाएंगी, रियूंड हो जाएंगी। तो ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, एडवर्सली हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होगी। वैसे हमने फीचर सारा कुछ इस पैराग्राफ में पढ़ ही लिए हैं, लेकिन एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं इसकी सेलियंट फीचर्स क्या है। फर्स्ट वन इज लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम इज लो। सेकेंड वन इज अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, wages, interest, other costs decline, price level fall, volume of the profit falls sharply, hence despite fall in the rate of interest कोई भी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लो होगी। कैश रिजर्व हैं जो बैंक्स में,
दैट विल पाइल अप एंड द डिमांड फॉर क्रेडिट फॉल, रिजर्व लोग ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, दैट विल इंक्रीज, लेकिन डिमांड होगी जो क्रेडिट की वो कम हो जाएगी। ओल्ड एंड worn आउट मशीन्स आर नॉट रिप्लेस, जो मशीन्स में वियर एंड टीयर आ गया, पुरानी होगी, उसको रिप्लेस ही नहीं किया जा रहा, रिप्लेस करके करेंगे क्या, क्योंकि आगे चल के वो पेसिमिस्टिक बिहेवियर पे आ गए ना, तो डिमांड जो होगी कैपिटल गुड्स की वो भी फॉल डाउन हो जाएगी। डिमांड है जो कंज्यूमर गुड्स की फॉल हो जाएगी। देयर इज ऑल राउंड डिक्लाइन इन द इन्वेस्टमेंट कॉजिंग रिवर्स एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। एंड लास्ट वन इज पीपल ग्रो पैसिमिस्ट, इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी एडवर्सली। लोग क्या है, निराशावादी वाली सिचुएशन पे पहुंच गए। अब ये निराशावादी वाली सिचुएशन हमेशा तो रहेगी नहीं, तो क्या आ जाएगी, रिकवरी। लोग अब रिकवर, इकॉनमी हमारी रिकवर करना स्टार्ट कर दी। इट इज़ वर्थ नथिंग दैट डिप्रेशन फेज कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। ड्यूरिंग द फेज ऑफ डिप्रेशन एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट इवन रिप्लेस मशीन्स एंड अदर कैपिटल गुड्स। अब क्या होता है, हमने डिप्रेशन में पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर्स अपनी मशीन्स को रिप्लेस नहीं करते, कैपिटल गुड्स को रिप्लेस नहीं करते, जिस वजह से प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाती है। स्टॉक जो है गुड्स के वो अपने लोएस्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं। इवन ड्यूरिंग द फेज ऑफ डिप्रेशन अ सिचुएशन डज अराइज वेयर इन शॉर्टेज ऑफ गुड्स इज एक्सपीरियंस्ड। लेकिन डिप्रेशन की सिचुएशन में भी एक ऐसा फेज आता है जब हमें पता लगता है कि हमारे पास गुड्स की कमी आ रही है। कमी आ रही है तो क्या है, हमें अपनी मशीन्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, नई मशीनों को खरीदना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डिमांड होगी फिर कैपिटल गुड्स की। इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो किरण दिख रही है, जिसका मतलब ये है कि लोग, हम ये देख रहे हैं कि गुड्स की शॉर्टेज हो गई है इकोनॉमी में। ठीक है, लोग डिमांड करना स्टार्ट करें, लेकिन गुड्स की शॉर्टेज है, जिस वजह से हमने अपनी मशीन्स को रिप्लेस किया, फिर से इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो इंट्रैक्शन है मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर में, दोबारा वो क्या आ जाएगी, अपना रोल प्ले करेगी, और अपनी इनकम में क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। डिमांड है जो गुड्स की राइज होना स्टार्ट हो जाएगी, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ बढ़ेगा। अब इकॉनमी ग्रेजुअली मूव्स कहाँ करेगी, डिप्रेशन से रिकवरी की तरफ। द वेव ऑफ रिकवरी वॉज इनिशिएटेड बिगिंस टू फीड अप इट्ससेल्फ। बस अभी उसको क्या है, एक किरण मिली, मतलब इन्वेस्टमेंट मिली, अब वो अपने आप ही हमारी इकॉनमी कहाँ चलेगी, रिकवरी की तरफ, एंड दोबारा से सिचुएशन आएगी बूम की। मेन फीचर्स इसके देख लेते हैं। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन इनकम एंड आउटपुट। हमने रिप्लेस किया मशीन्स को, उस इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ, इनकम एंड आउटपुट में इंक्रीज आया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। डिमांड है जो कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की वो भी बढ़ गई। प्राइजेस दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हुए, लुकअप करना शुरू हो गए। देयर आर मोर प्रॉफिट्स, कॉस्ट इंक्रीज रिलेटिवली लेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम होती गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। जो डिमांड है बैंक लोन्स की और एडवांसेस की वो भी बढ़ गई, लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि लोन लेके इन्वेस्ट किया जाए। पेसिमिज्म गिव राइज टू द ऑप्टिमिज्म। पेसिमिज्म की जगह किसने ले ली है, ऑप्टिमिज्म ने ले ली है। तो ये मेन फीचर्स थे आपके रिकवरी के। लास्ट जस्ट हम टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, सारा कुछ एक ही में कवर किया गया है। फीचर है राजे पहला, एम्प्लॉयमेंट। बूम में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, रिसेशन में कम होना स्टार्ट हो जाती है, डिप्रेशन में तो बिल्कुल ही लो लेवल पे पहुंच जाती है, रिकवरी में दोबारा से स्लोली राइज करना शुरू कर देती है। आउटपुट, बूम में आउटपुट क्या होती है, इंक्रीज, रिसेशन में फॉल, डिप्रेशन में फॉल्स वेरी लो, पूरा नीचे पहुंच गई, रिकवरी में स्लोली फिर से राइज करना स्टार्ट कर दी। वेजेस बूम में राइज करती है, रिसेशन में फॉल करती है, डिप्रेशन में बिल्कुल लो पे पहुंचती है, रिकवरी में बिगिन टू राइज। प्राइजेस इसमें क्या होते हैं, राइज करते हैं, लेकिन रिसेशन में फॉल शार्पली, डिप्रेशन में फॉल्स वेरी लो, एंड रिकवरी बिगिन टू राइज। इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सपेंशन में हाई होता है, रिसेशन में फॉल डाउन होना शुरू हो गया, डिप्रेशन में नीचे पहुंच गया बिल्कुल, एंड रिकवरी में दोबारा से शुरू हो गया। बैंक क्रेडिट इसमें एक्सपैंड करेगा, रिसेशन में फॉल होगा, डिप्रेशन में वेरी लो, एंड रिकवरी में एक्सपैंड करना फिर से स्टार्ट कर देगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंशन में राइज होती है, रिसेशन में फॉल होती है, एंड डिप्रेशन में फॉल्स वेरी लो, एंड रिकवरी में क्या होता है, बिगिंस टू राइज। स्टॉक्स में क्या है, एक्सपेंशन में आपके स्टॉक्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, रिसेशन में फॉल होते हैं, डिप्रेशन में बिल्कुल लो, रिकवरी में बिगिन टू राइज। फीलिंग जो होती है आपकी एक्सपेंशन और बूम में, वो कौन सी होती है, ऑप्टिमिज्म की। रिसेशन में कैसी फीलिंग होती है, डाउट एंड फियर की। डिप्रेशन में कैसी सिचुएशन होती है,
बिल्कुल निराशावादी वाली, लेकिन रिकवरी में हम दोबारा से कहाँ पहुँच जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक लेवल पे पहुँच जाते हैं। तो ये था बिल्कुल आपके जो फेजेस हैं ट्रेड साइकिल्स के, इम्पॉर्टेंट है आपका, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न लगी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।